ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सर्कुलर परमुटेशंस का कंसेप्ट है कि परमुटेशन दैट अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशंस। के एक होता है आप डायरेक्ट तरतीब से परमुटेशंस को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, तो उसको कहते हैं कि वो एक सिंपल परमुटेशन है। लेकिन अगर आप उसी को सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी सर्कुलर परमुटेशंस। जो सर्कुलर परमुटेशंस आपके पास होती हैं, इसमें सपोज़ अगर यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 है, मैं क्या करती हूँ, मैं 2 को 3 की प्लेस पे ले जाऊँ, 6 को 1 की प्लेस पे ले आऊँ, 1 2 3 4 एंड 5 मैं इस तरह से करूँ। ऑब्वियसली तरतीब अभी भी वही है, सिर्फ मैंने एक एक को आगे आगे कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ये है वही ये है। तो ये इक्वल परमुटेशंस होती हैं। तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो अरेंजमेंट में इस लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब कहते हैं, अब आगे चले जाते हैं टू हाउ मैनी सर्कुलर परमुटेशंस आर देयर ऑफ 4 पर्सन्स प्लेइंग ब्रिज। कि अगर मैं सर्कुलर परमुटेशंस ले रही हूँ कि अगर मेरे पास 4 पर्सन्स हैं जो कि खेल रहे हैं, मैं उनकी परमुटेशन लेना चाह रही हूँ, वो कहते हैं सर्कुलर परमुटेशंस चेक करें कि कितनी होंगी। अब सर्कुलर परमुटेशंस मतलब मैं उनकी सर्कुलर अरेंजमेंट्स चेक करूँ कि ऑल पॉसिबल सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितनी होंगी। अब उनकी ऑल पॉसिबल सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए सपोज़ वो कहते हैं कि एक नंबर को फ़िक्स कर लें, 1 को आप फ़िक्स कर लें, उसके बाद 2 3 एंड 4 रह जाएंगे। उन 2 3 एंड 4 को आप वेरी करवाते रहें, जिस तरह से मर्ज़ी उनके अरेंजमेंट्स ले लेके देखते रहें। तो जो उनकी अरेंजमेंट्स आएंगी, अब एक को आपने फ़िक्स कर दिया, बाकी आपके पास 3 रह गए हैं डिजिट्स, तीनों की आप अरेंजमेंट्स लेके देख लें। 3, अब वो 3 हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली 3 पिक्टोरियल के इक्वल होंगी। तो वो इसके अलावा इसके बाद आप 2 को चाहे फ़िक्स करके देख लें, लेकिन जब आप 2 को फ़िक्स करेंगे तो जो भी अरेंजमेंट्स आएंगी वो वही आएंगी जो इस 1 के केस में आई थी। तो मतलब आपने एक डिजिट को फ़िक्स करके बाकी 3 डिजिट्स जो बचेंगे, 3 की ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ले लेनी है, वो किसके इक्वल होंगी, 3 पिक्टोरियल के। तो आपके पास ऑल पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स आएंगी 4 पर्सनस की, वो इक्वल आएंगी 3 पिक्टोरियल मतलब 6 के इक्वल आएंगी। तो इसी से रिलेटेड वो आगे एक रिजल्ट देता है, वो कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्कल। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्कल हमेशा n-1 पिक्टोरियल के इक्वल होगा। जैसे ऊपर 4 पर्सनस थे तो वो 4-1 यानी 3 पिक्टोरियल के इक्वल था। ओके इसके बाद वो कहता है हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बुक। अब वो सर्कुलर परमुटेशन नहीं कह रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं दे रहा, बल्कि 2 एलिमेंट्स, ये जो ओ है उसने ऐसे दे दिए जो सेम एलिमेंट्स हैं। वो कहता है हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बुक। अब इस बुक जो इसमें जो लेटर्स हैं, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स की ऑल पॉसिबल परमुटेशंस निकालनी है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं सिंपली मेरे पास ये 4 लेटर्स हैं, मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये जो 2 लेटर्स हैं ये मेरे पास O1 एंड O2 के इक्वल है, मतलब मैं इनको डिस्टिंक्ट कंसिडर कर लेती हूँ। जब ये लेटर्स सारे के सारे मेरे पास डिस्टिंक्ट होंगे तो इनकी ऑल पॉसिबल परमुटेशंस या ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स किसके इक्वल होंगी, 4 पिक्टोरियल के, 24। ठीक है, तो अब वो कहता है टोटल परमुटेशंस इस केस में मेरे पास बनी 24। लेकिन अब अगर आप देखें कि मेरे पास क्या है कि 2 लेटर्स बिल्कुल सेम हैं, तो इन 2 लेटर्स की वजह से जितनी परमुटेशंस बन रही हैं, अब अगर सपोज़ मैं कहती हूँ कि अब मेरे पास अगर एक इस तरह से है, ठीक है, तो ये तो जो है ना, एक अगर मेरे पास मैं इस तरह से लेती हूँ, ठीक है, अब देखिए अगर मैं O1 O2 लूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट परमुटेशंस हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सेम परमुटेशंस हैं, मेरे पास ये हैं तो बेसिकली O और O ही है ना। तो जब मैं इनको अलग अलग देती हूँ तो ये 2 जो है ना ये एक कंसिडर होती हैं। तो ये क्या मतलब है कि मेरे पास 2 परमुटेशंस आ रही हैं, लेकिन ये 2 परमुटेशंस एक कंसिडर हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जितनी परमुटेशंस होंगी वो कंसिडर नहीं होंगी, बल्कि उनका हाफ कंसिडर होंगी। इसका एक मेथड भी है कि आपके पास क्योंकि ये 2 हैं तो आप डिवाइड कर दें 2 पिक्टोरियल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो आपके पास टोटल ऑल पॉसिबल परमुटेशंस किसके इक्वल आएंगी, 12 के इक्वल आएंगी। फिर आगे आ जाए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 कॉपीज ऑफ 1 नॉवल
एक नावल की 3 कॉपीज़ हैं। अब एक नावल की 3 कॉपीज़, तीनों को मैं ए और ए से शो कर देती हूँ क्योंकि वो कॉपीज़ हैं। एंड 1 कॉपी ईच ऑफ 4 अदर नावल्स, एंड 1 कॉपी ईच ऑफ 4 अदर नावल्स जो हैं उनमें से हर एक ही एक कॉपी उठा लेती हूँ। सपोज़ मैं कहती हूँ बी, सी, डी एंड ई, 4 अदर नावल्स की मैंने एक कॉपी उठा ली। वो कहता है आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ़। कितने वेज ऐसे हैं कि ये जो है ना वो एक शेल्फ़ पे अरेंज किए जा सके। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास टोटल तादाद कितनी है 7, मैं 7 फिक्टोरियल करूँगी, लेकिन इसमें सेम कितने हैं 3, तो मैं 3 फिक्टोरियल से डिवाइड कर दूँगी। क्या आएगा 7.6.5.4.3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फिक्टोरियल, तो 7.6.5.4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद आगे आ जाए, गए थे द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच। अब वो यहाँ पे फिर वो आपको एक जनरल सा रिज़ल्ट दे रहा है जो हम पहले 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं। ये यहाँ वहाँ से हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। वो कहते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच n1 are of one kind, n2 are of second kind and so on, and k are of kth kind। मतलब परमुटेशंस n ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ परमुटेशंस हमने फाइंड करनी है। उनमें से n1 ऐसे हैं जो एक तरह के हैं, n2 ऐसे हैं जो एक तरह के हैं, so on, and kth kind के हैं। और उन सब का जब हम सम करें तो वो टोटल n के इक्वल है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, n फिक्टोरियल ओवर n1 फिक्टोरियल, n2 फिक्टोरियल एंड nk फिक्टोरियल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद ये है कि आपके पास एग्ज़ाम्पल है, ये आपने खुद से देख लेनी है।